नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में। राजधानी लाइव के स्पेशल बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले हरियाणा की। प्रदेश के युवाओं को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट कंपनी की नौकरियों में 75% रोजगार देने संबंधित बिल को मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश की हर कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट आदि व्यवसाय में हरियाणा के युवाओं का अधिकार होगा। इसको लेकर जल्द ही कानून से संबंधित नियमों का ढांचा भी तैयार कर लिया जाएगा। पूरे फैसले की जानकारी जहां प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकार सम्मेलन के दौरान दी, वहीं जेजेपी नेता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था, इसलिए उनके प्रयासों से मुहर लग गई है। दुष्यंत चौटाला ने खुशी जाहिर करते हुए बिल की मंजूरी के लिए महामहिम राज्यपाल का आभार प्रकट किया। आज जब यहाँ इंडस्ट्री से चर्चा कर रहे थे, साथ ही साथ महामहिम ने 75% रिजर्वेशन बिल फॉर लोकल एम्प्लॉयमेंट हरियाणा के युवाओं के लिए आज अप्रूव किया है। इससे ज़्यादा खुशी का दिन हरियाणा के युवाओं के लिए नहीं हो सकता। यह प्रत्येक इंडस्ट्री में, सोसाइटी में, ट्रस्ट में, किसी भी तरह के व्यवसाय के अंदर हरियाणा के मूल निवासियों को 75% अधिकार हो। उसके रूल्स हम जल्द फ्रेम कर पब्लिश करेंगे कि प्रदेश के युवाओं को उनका अधिकार। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक तक्षक जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला विस्तार से बताइए, क्या कुछ घोषणाएं सीएम मनोहर लाल ने की? जी बिल्कुल, देखिए कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता की गई थी। इसमें कई अहम घोषणाएं की गई। उनकी ओर से जो सबसे बड़ी जो घोषणा वो पंचकुला के लिए की गई। पंचकुला को जो है, पंचकुला जो है दूसरा एक तरह से गुरुग्राम बनने जा रहा है। उसके लिए जो प्रॉपर्टी के जो फीस जो है उसमें काफी ज्यादा रियायत की। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए मोहाली का उदाहरण दिया और जीरकपुर का उदाहरण दिया कि उनकी जो जीरकपुर और मोहाली जो इस समय जो है डेवलपमेंट में पंचकुला से कहीं ज्यादा आगे हैं। तो इसी की तर्ज पे अब देखते हुए कि इनकी डेवलपमेंट, मोहाली की डेवलपमेंट देखते हुए पंचकुला जो है पिछड़ रहा है, उसको पिछड़ा नहीं रहने दिया जाएगा और दूसरा एक गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। इसी का और कदम बढ़ाते हुए जो टैक्स है या जो हाउसिंग ग्रुप सोसाइटीज हैं या वेरियस हाउसेज हैं, इस तरह के जो डेवलपमेंट के काम होते हैं या फिर जो सोसाइटीज बनती हैं, फ्लैट्स आदि का निर्माण करने वाले बिल्डर्स जो आते हैं, उनके लिए जो लाइसेंस फीस आदि जो है टैक्स जो लिया जाता है सरकार की ओर से, वो कम किया गया है। और उसमें जिससे कि अब जो है पंचकुला का जो प्रारूप है, नया रूप जो उभर के आएगा और दूसरा हरियाणा में जो दूसरा गुड़गांव जो होगा वो आने वाले समय में पंचकुला कहलाएगा। इस तरह की जो एक बड़ी घोषणा की गई। वहीं जो 75% आरक्षण के जो जननायक जनता पार्टी है उसकी ओर से अपने घोषणा पत्र में चुनाव के दौरान बड़ा ऐलान किया गया था कि वो जो युवा हैं हरियाणा के, उनको जो है प्राइवेट नौकरीज में जो इंडस्ट्रीज है या चाहे सोसाइटीज है, इस तरह के उसमें जो है 75% आरक्षण की घोषणा की थी कि युवाओं को 75% आरक्षण रहेगा उनमें नौकरियों में। तो उस पे जो है पिछले विधानसभा सत्र में जो है इस पर बिल लाया गया था और राज्यपाल को उस पे मोहर लगाने के लिए राज्यपाल महामहिम सत्यदेव नारायण आर्य के पास भेजा गया था। और कल जो है वहाँ घोषणा की मुख्यमंत्री ने कि सत्यदेव नारायण आर्य की ओर से इस बिल पे मोहर लगा दी गई है और जल्दी नोटिफिकेशन जो है जारी कर दी जाएगी। आने वाले समय में जो है जो इंडस्ट्रीज हरियाणा में स्थापित होंगी उनमें जो है हरियाणा के युवाओं को 75% जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब ज्यादा से ज्यादा जो युवा हरियाणा के इन इंडस्ट्रीज में काम करेंगे। तो ये एक जो जननायक जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र में जो एक बड़ी जो उनकी ओर से घोषणा की गई थी उसको अमली जामा जो है पहनाया जाता दिख रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, दुष्यंत चौटाला ने जब ये ऐलान किया था युवाओं में काफी खुशी देखने को मिली थी और अब जिस प्रकार से राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है तो युवाओं में इस वक्त खुशी का माहौल हो लगा। लेकिन बात करें अगर विपक्ष की, तो विपक्ष ने सवाल उठाए थे। दूसरी ओर जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी इस पर आपत्ति जताती हुई दिखाई दी थी, तो क्या वो मामला अब सुलझ गया है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी इसमें सहमति जताई थी क्योंकि जब हरियाणा के युवाओं से रिलेटेड मामला था और युवाओं को फायदा हो रहा था तो इसमें विपक्ष ने भी सहमति जताई थी कि ये फैसला अगर लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं अच्छा है। लेकिन जो इंडस्ट्री के जो मालिक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, उन्होंने जरूर इसका विरोध किया था क्योंकि एक ही इलाके से जब भारी संख्या में जब तो लोग नौकरी करते हैं तो वहाँ यूनियन बाजी भी होने का खतरा था और जो उनका जो वेतन है
वो भी काफी अधिक रहता है। दूसरे राज्यों से दूर दराज से जो आए युवा जब इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनके जो वेतन है वो उतना अधिक नहीं होता और उनकी जो है यूनियनबाजी का भी खतरा नहीं रहता। तो इस तरह का जो है, अब जो इंडस्ट्रीज में के जो मालिक हैं उनका ये मानना है कि इस तरह का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा सकता है आगे चल के। और जो है एक ही प्रदेश के जो इतने ज्यादा लोग जो है एक इंडस्ट्री में नौकरी करें तो उसके लिए कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। और इसमें ये जरूर है कि अब जो नई इंडस्ट्री लगेंगी उसके ऊपर जो है ये शर्त लागू होगी। जब ये अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाती है उसके बाद से जितनी भी नई इंडस्ट्रीज हरियाणा में स्थापित होंगी उसमें जो है हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण का जो है लाभ मिलेगा। जी, कानून से संबंधित नियमों का ढांचा तैयार कर लिया जाएगा, कब तक हो जाएगा, क्या सीएम ने इसके बारे में जानकारी दी? ये देखिए, खाका तैयार हो चुका है, बिल बन चुका है। अब जो नोटिफिकेशन जारी होनी बाकी है, उन्होंने कहा है जल्दी जो है ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी और इसमें अब समय नहीं लगाया जाएगा और युवाओं को जो है उनके हरियाणा में जो प्रदेश में जो इंडस्ट्री स्थापित होगी उनमें उनका जो हक है वो अब हरियाणा सरकार की ओर से उनको दिलवाया जाएगा। इस तरह का जो प्रावधान और कानून जो है हरियाणा सरकार की ओर से बना दिया गया है और इसकी नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दी जाएगी। अभिषेक, बिल को मंजूरी मिल गई है। पिछली बार जब ये बिल दुष्यंत चौटाला लेकर आए थे तो युवाओं में काफी खुशी देखने को मिली थी, ट्विटर पर यही ट्रेंड कर रहा था। तो अब युवाओं की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? जी बिल्कुल, देखो युवाओं को एक के लिए अच्छी खबर है कि पहले जो इंडस्ट्री हरियाणा में लगती थी उसमें कोई इस तरह का आरक्षण की बात नहीं थी। उसमें लिमिटेड कंपनी के हिसाब से इसमें प्रदेश के जो हरियाणा से जुड़े जो युवा थे वो रखे जाते थे। कोई लिमिट नहीं निर्धारित थी, किसी इंडस्ट्री में नाम मात्र ही हरियाणा के जो लोग काम करते थे। लेकिन अब जो है हरियाणा के युवाओं के लिए कहें या लोगों के लिए जो नौकरी प्राइवेट कंपनीज में नौकरी पाना चाहते हैं या करना चाहते हैं उनके लिए एक राहत भी की खबर और खुशी की भी खबर है कि उनको ये है कि अगर 100 वैकेंसी निकलती है तो 75 जो वैकेंसी हैं वो हरियाणा के युवाओं से वो फिल की जाएगी। ये हालांकि ये है कि इसमें जो बड़े पद जो है इंडस्ट्री में उनमें ये 75% आरक्षण जो है वो लागू नहीं होगा। इस तरह की जो जानकारी मिल रही है, जो बाकी जो पद हैं जहाँ वो 75% आरक्षण के दायरे में आएंगे। तो इस तरह जरूर ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक राहत भरी और एक बहुत ही अच्छी खबर इसको कहा जा सकता है। अभिषेक, नई जो इंडस्ट्रीज खुलेंगी उनमें तो 75% चलिए हरियाणा की युवाओं को दिया जाएगा रोजगार, लेकिन बात करें पुरानी इंडस्ट्री की तो क्या उसको लेकर भी कुछ नियम कायदे कानून आए हैं कि कितने प्रतिशत हरियाणा के युवाओं को रखना ही होगा? देखिए, अभी ये जो 75% आरक्षण वाला जो कानून है हरियाणा में जो लागू होगा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, उसमें ये साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो नई इंडस्ट्रीज अब जो स्थापित होंगी हरियाणा में उनमें ये 75% का जो लाभ है हरियाणा की जनता को मिलेगा, युवाओं को मिलेगा। उससे पहले की के लिए इस तरह का इस जो बिल में या इस कानून में कोई प्रावधान नहीं है। जो अब नई स्थापित होंगी तो वो इंडस्ट्रीज जो भी आएंगे उनके सामने इस तरह का ये डिमांड रखी जाएगी, उनको बताया जाएगा और उसके बाद जो है वो इंडस्ट्रियां स्थापित होती हैं तो उसमें जो है ये हरियाणा के जो युवा है लोग हैं उनको जो है इस 75% आरक्षण का जो है लाभ दिया जाएगा और जल्द ही जो है इसकी नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। अभिषेक, सीएम ने पत्रकार वार्ता कर इसकी जानकारी दी और भी तमाम मुद्दों को लेकर सीएम इस वक्त बातचीत करते हुए दिखाई दिए। महंगाई, क्योंकि इस वक्त पेट्रोल डीजल के दाम काफी बढ़े हुए हैं तो लोग परेशान हैं, उसको लेकर सीएम ने क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल, देखिए पेट्रोल डीजल के का भी इस विषय जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा रखा गया। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष है वो गुमराह कर रहा है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो है पिछली सरकारों में भी बढ़ते हैं। उन्होंने आंकड़ों के साथ उदाहरण भी दिया कि कांग्रेस के राज में जो इस डीजल का क्या रेट था 2014-15 में, 16-17 में। इस तरह के जो आंकड़े भी उनकी ओर से पेश किए गए और उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसके ऊपर ये निर्भर करता है। तेल के जो दाम है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर निर्भर करते हैं, कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं। ये जो केंद्र या राज्य सरकारों के हाथ में नहीं होता तेल के भाव को घटाना या बढ़ाना। तो इस तरह का जो है अब कोई जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ही ये निर्भर करेगा कि तेल के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे। तो इसमें जो लोगों को जो गुमराह जो है विपक्ष कर रहा है और लोगों को इस पर एनालिसिस करना चाहिए और पूरा इसको देखना चाहिए कि किस तरह जो तेल के दाम है जो बढ़ते घटते हैं, इसमें सरकार के की ओर से जो है बढ़ाना घटाना जो है वो पूर्ण रूप से हाथ में नहीं होता।
ठीक है, शुक्रिया अभिषेक ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा के युवाओं के लिए ये अच्छी खबर, जहां पर युवाओं को अब जो नई इंडस्ट्री आएंगी तो 75% रोजगार हरियाणा के युवाओं को ही दिया जाएगा। इसी के साथ रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मुंबई सहित महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए हर कोई अब जल्द से जल्द टीकाकरण करवाना चाहता है। यही वजह है कि मुंबई के बीकेसी में टीकाकरण के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल 45 साल के ज्यादा उम्र के लोगों का टीका अभियान शुरू हो चुका है। अब ऐसे में बड़ी संख्या में मुंबई के बीकेसी में पहुंचे नागरिकों ने टीकाकरण सेंटर में भगदड़ मचा दी। वीडियो में देखिए लोगों की भीड़। अगर इसमें एक दो लोग भी कोरोना संक्रमित हुए तो संक्रमण कैसे और कितना फैलेगा, ये गंभीर विषय है। आपको बता दें, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के ऐसे हालात हैं तो अंदाजा लगाइए महाराष्ट्र के अन्य जिलों में क्या स्थिति होगी इस वक्त। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि यदि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में 2 सप्ताह के अंदर रोक ना लगी तो लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ सकता है। हालांकि बीते 1 सप्ताह से लगभग हर दिन करीब 8000 नए केस सामने आ रहे हैं। मंगलवार की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना के 8000 से ज्यादा नए केस सामने आए। इस दौरान 3753 लोग रिकवर हुए और 62 मौतों की जानकारी, जिसके चलते टीका अभियान तेज हो गया है और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण कराने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो मुंबई सहित महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हर कोई जल्द से जल्द टीकाकरण करवाना चाहता है। मुंबई के बीकेसी में टीकाकरण के लिए लोगों की भीड़, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो लोगों की भीड़ काफी इकट्ठा हो गई है। टीका लगवाने के लिए लोगों में भगदड़ इस दौरान मची और ये हालत मुंबई के बीकेसी की, तो बाकी के अस्पतालों में क्या हाल होगा, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ स्थिति है वहां पर। देखिए, टीकाकरण अभियान जैसे जैसे शुरू हो रहा है, लोगों में जागरूकता फैल रही है। साथ ही आपको बताएं कि कोविड का दूसरी लहर आने के बाद टीकाकरण लेने के लिए लोगों की भीड़ बड़े पैमाने पर इकट्ठा हो रही है। मुंबई का बीकेसी हो या फिर नायर अस्पताल हो या फिर जो भी कोविड सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर लोगों की भीड़। और ऐसा ही एक मामला बीकेसी में देखने के लिए मिला, जहां सैकड़ों की तादाद में जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या नियमों की बात करें तो सबका उल्लंघन करते हुए टीकाकरण के लिए जिस तरीके से भगदड़ मची थी। हालांकि समय रहते मनपा प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण कर लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब टीकाकरण के दरमियान इस तरीके की भीड़ इकट्ठा होती है और ऐसे में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होगा तो उसका असर कितना पड़ेगा और संक्रमण कितना फैलेगा। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें बीकेसी अस्पताल की हमने देखी, मुंबई की। लेकिन बात करें पूरे महाराष्ट्र में तो इस वक्त लोग पहले तो हालांकि डरे हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री के टीका लगवाने के बाद अब लोगों में भगदड़ मच गई है। देखिए, मुंबई सहित महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना दूसरी लहर में बड़ी तेजी से फैल रहा है। पिछले 1 सप्ताह में कहीं से भी कोई आंकड़ा कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे मुंबई हो या फिर महाराष्ट्र का अमरावती हो, जालना हो, वाशिम हो, जहां पर नए केसेस निकल रहे हैं। और ऐसे में टीकाकरण की अभियान भी काफी तेज है। महाराष्ट्र के बात करें तो यहाँ पर जो है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी टीकाकरण किया और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो लोगों में जागरूकता कह सकते हैं कि फैला रही है। और यही वजह है हर कोविड सेंटरों पर टीकाकरण के लिए अब भीड़ देखी जा रही है। जो पहले डर था, लोगों में जो शंका थी, वो शंका खत्म हो गई है। लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं कि भीड़ इकट्ठा हो रही है, इसे संभालना होगा, नहीं तो ये भीड़ कहीं न कहीं कोरोना की लहर जिस तरह से बढ़ रही है उसमें वो घातक साबित हो सकती है। जी हिमांशी। मुरारी सिंह, प्रशासन की ओर से क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, किस प्रकार से टीकाकरण चल रहा है? देखिए, मनपा की बात करें तो बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा वो सारी तैयारियां की गई हैं टीकाकरण को लेकर के, चाहे कोविड सेंटर में टीकाकरण हो या फिर जो सेंटर बनाए गए हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी डॉक्टरों की टीम जो है कि टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में कोविड की चेकअप की बात करें तो वो भी उसी जो कि टीकाकरण अभियान के तहत एक बार फिर तेजी से शुरू हुआ है, क्योंकि स्थिति खराब हो रही थी। और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ लॉकडाउन लगाना पड़े, हालात खराब हो, और इन्हीं सब वजह से
जो कि टीकाकरण जितनी तेजी से किया जा रहा है उतनी ही तेजी से लोगों के चेकअप भी शुरू हो चुके हैं। जी मुरारी सिंह, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है ये काफी चिंताजनक है। एक और तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखने को कहा जा रहा है, दूसरी ओर अस्पताल के परिसर में ही इस तरह के भीड़ का इकट्ठा हो जाना। तो क्या प्रशासन की ओर से ये सुनिश्चित नहीं किया जा रहा कि वहां पर भी भीड़ इकट्ठा ना हो और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखा जाए? हिमांशी, देखिए, कल का जो मामला बीकेसी का था उस पर आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन डॉक्टरों का ये कहना था कि टीकाकरण के लिए जैसे ही लोगों ने अपना आवेदन दिया था और सुबह के वक्त टीका अभियान शुरू हुआ, उस दरमियान लोगों को ऐसा लगा कि शायद 4 बजे तक ही टीका अभियान चलेगा और उनका नंबर नहीं आएगा। और यही वजह था कि जो कतार में लोग खड़े थे वो अंदर जो कि घुसने की कोशिश की और एक एक करके सैकड़ों लोग जो है कि गेट के बाहर जमा हो गए। हालांकि मनपा कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड और वहां पर तैनात जो लोग थे वो समझा बुझाकर किसी तरीके से स्थिति को नियंत्रण में किए। लेकिन सवाल यही है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच अगर टीकाकरण में इस तरीके की चीजें हो रही है तो फिर महाराष्ट्र के अदर राज्यों की बात करें या अदर जिलों की बात करें तो वहां पर हालात क्या होंगे। जी बिल्कुल। और अगर बात करें वहां पर टीकों की, तो किस प्रकार से वहां पर कितने टीके हैं? क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है तो भरपूर मात्रा में वहां पर टीके हैं। डॉक्टर्स का इस बारे में क्या कुछ कहना है? और अगर भीड़ इतनी ज्यादा है इसका मतलब और सेंटर बनाए जाने चाहिए। देखिए हिमांशी, भीड़ का अंदाजा देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि टीकाकरण के लिए और भी सेंटर बनाने जाने चाहिए, चाहे वो उत्तर मुंबई का इलाका हो फिर या बीकेसी हो। जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो रही है इससे संक्रमण फैल सकता है, हालात बिगड़ सकते हैं। प्रशासन को इस मामले में और भी जो कि सेंटर बनाने चाहिए, लोगों को एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। एक जो कि कह सकते हैं कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तक टीकाकरण नहीं होना चाहिए। नहीं तो इस तरीके से अगर धांधली होती रही, लोगों की भीड़ इकट्ठा होती रही तो हालात और भी खराब होंगे। प्रशासन को यहाँ जागरूक होने की जरूरत है और साथ ही आम जनता को भी प्रशासन का सहयोग करने की जरूरत है। जी बिल्कुल मुरारी सिंह, लोगों में डर तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कोरोना को लेकर, जिसके चलते वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई है, लेकिन लापरवाही अभी भी जनता के साफ तौर पर दिखाई दे रही है। चाहे तस्वीरों में देख लीजिए या फिर वैसे आप बता रहे हैं कि मार्केट निकलते हैं तो मास्क नहीं लगाते। हालांकि अब जुर्माना भी हो रहा है, लेकिन डर तो है पर लापरवाही है। हिमांशी, ये कहना गलत नहीं है कि डर के साथ लापरवाही देखी जा रही है, चाहे वो भाजी मार्केट हो या फिर खुली जगह हो या फिर बार हो, रेस्टोरेंट हो, होटल्स हो, पब हो या फिर खुली जगह है। यहाँ पर इस तरीके की लापरवाही का खामियाजा आज खुद भुगतना पड़ रहा है। 8,000 से ज्यादा महाराष्ट्र में आंकड़े कहीं ना कहीं ये दूसरी लहर में सबसे मजबूती के साथ उठ रहा है, तो इसमें आम जनता को सहयोग करने की जरूरत है। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या मास्क लगाने की बात हो या सैनिटाइज साबुन से हाथ धोने की बात हो, लेकिन अगर लापरवाही बढ़ती जाएगी तो इसका खामियाजा इसी तरीके से भुगतना पड़ेगा और आने वाले समय में और भी गंभीर स्थिति बन सकती है और मजबूरी सरकार की आगे कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएगी। जी क्या सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आ रही है? टीकाकरण अभियान जब शुरू हुआ है तो उस दौरान इस तरीके की तस्वीरें आना? देखिए, आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और स्वास्थ्य मंत्री टोपे बार बार कह रहे हैं कि बीमारी अभी गई नहीं है, तेजी से फैल रही है, टीका अभियान चल रहा है, इसमें टीका अभियान में आप लोग हिस्सा लें, कहीं किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ न हो, कहीं भीड़ इकट्ठा न करें, अपने अपने इलाके में रजिस्ट्रेशन कराएं और कोविड का टीका लें। डॉक्टरों को भी जो है कि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न हो, हर जगह पर अच्छी व्यवस्था की जाए ताकि जो लोग टीकाकरण के लिए आए उन्हें कई घंटों जो है कि भटकना न पड़े, उन्हें कोई असुविधा न हो। तो प्रशासन और सरकार चाहती है कि टीकाकरण अभियान जो है सही तरीके से अपने मुकाम तक पहुंचाया जाए। जनता की सहयोग की अपेक्षा है जो नहीं देखी जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया मुरारी ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि सरकार की ओर से जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के बिंदापुर थाना इलाके में 2 भाइयों पर बीती रात मामूली सी बात को लेकर जानलेवा हमला कर दिया गया और आरोपियों ने दोनों पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई है और दूसरा घायल बताया जा रहा है। पुलिस को दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल से ये सूचना मिली, जिसके बाद दोनों की पहचान सूरज प्रकाश और चंदन प्रकाश के रूप में हुई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को यह पता चला कि 30 साल के सूरज और 28 साल के चंदन पर चाकू से हमला कर घायल किया गया है। दोनों बिंदापुर के प्रताप गार्डन के रहने वाले हैं।
सूरज प्रकाश बयान देने की हालत में नहीं था, लेकिन चंदन के बयान के आधार पर काकू नाम के शख्स द्वारा हमले की बात सामने आई। घायल ने बताया कि जब वो दोनों भाई मछली लेने जा रहे थे तभी एक युवक तेजी से मोटरसाइकिल स्पीड में चला रहा था, तो इस पर उन्होंने टोक दिया। फिर इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। उसके बाद काकू ने फोन करके अपने कुछ साथियों को बुलाया और दोनों भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने पहले हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था, लेकिन इलाज के दौरान सुबह करीब पौने 5 बजे के करीब सूरज की अस्पताल में मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मामले में पुलिस ने रात में कई जगह पर रेड भी की, जिस दौरान पीयूष उर्फ काके उर्फ काकू, संदीप शर्मा उर्फ मोनू और शिव नारायण उर्फ रवि उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि मामले में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3-4 दिन पहले देखा था, इनके साथ में घूमता रहता था मैं। थोड़ा काम पे से आया, काम पे से आके फिर वापसी घर चला जाता था मैं। फिर मैंने देखा वो लड़का ना बार बार मिलता है, वो किसी न किसी को पकड़ के मारता रहता था ना। कभी इसको पकड़ा, कभी इसको पकड़ा, कभी पैसे छीन लिए और हमेशा उसके हाथ में पैसे रहते थे। हाथ में पैसे रहने का मतलब उसके पास सामान भी रहता था। आप कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ भगवती विहार में। आप कौन हो इनके? ये मेरे मौसी के लड़के। मौसी के लड़के? हाँ जी। तो लड़का को क्या नाम था? उसका नाम तो मेरे को पता नहीं है, मगर वो सबको नाम बताता फिरता अपना कि मेरा नाम काकू है, मेरा नाम काकू है। तो मेरे पीछे बैग बहुत है। क्या मेरे को सारे सट्टे वाले जानते हैं, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो यहाँ पे कोई नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा, ये बोलता है। दोनों भाई मच्छी लेने जा रहे थे। रास्ते में एक लड़का आया बाइक लेके, हम दोनों पैदल चल रहे थे। वो आया हमारे सामने से कटिंग मार के गया। बस मैंने ये बोला भाई देख के चला लो, तो उस लड़के ने बोला तू मेरे को जानता नहीं है। इतने पे वो बाइक से उतर के आया और मेरे से हाथापाई करने लग गया। और हाथापाई करने के बाद फिर उसने फ़ोन मारा, 10-12 लड़के और बुला लिए। और जैसे ही उसके दोस्त यार आए, उसने चाकू निकाला, पहले मेरे कंधे पे मारा तो मैं उनसे छुड़ा के भाग गया 4-5 लड़कों के बीच से। उसके बाद मेरा भाई बड़ा भी वहीं मेरे साथ गया था मच्छी लेने, उसको पकड़ लिया, उसके चाकू मार दिए, 5-6 जगह मारे पीछे और 1-2 ऊपर यहाँ मारे थे कंधे में। आप जानते थे उसको? नहीं सर, हम जानते नहीं थे। कोई लड़ाई भी था उससे? कोई झगड़ा नहीं। पहले 2-3 बार देखा था उसे, मगर जान पहचान कोई बात ही नहीं, बहस नहीं, कुछ नहीं। उससे जान पहचान मतलब बस देखा था और कुछ नहीं। सर पीस बिंदापुर की टीम ने एक मर्डर का इंसिडेंट हुआ था 28 की रात को, जिसमें एक सूरज प्रकाश का लड़का, उसको स्टैब इंजरीज थी और उसके भाई को भी थी। सूरज प्रकाश की जो है डीडीयू हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान उसकी डेथ हो गई है। सब्सिक्वेंटली जो है पुलिस टीम हरकत में आई और जो अक्यूज काकू करके है, पीयूष शर्मा नाम है इसका, और फिलहाल पीरागढ़ी में रहता है और अपने सिस्टर के यहाँ आया हुआ था। इसको अरेस्ट कर लिया गया है, वेपन ऑफ ऑफेंस से रिकवर कर लिया गया। राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे ये कैसे गुंडागर्दी, ये कैसे दादागिरी है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद? देखिए बिल्कुल बात है, बिल्कुल समझने वाली बात होगी। जिस तरीके से 2 भाई अपने कह सकते हैं बिग डे मनाने के लिए कहीं ना कहीं मछली लेने जाते हैं बाजार में, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाइक सवार जो है वो कहीं ना कहीं लड़ाई करता है और उसे अपने साथियों को बुलाकर दोनों भाइयों को ताबड़तोड़ से चाकुओं से वार किए जाते हैं। यहाँ तक कि एक जो बड़ा भाई है सूरज, उसकी मौत हो जाती है और छोटे भाई अभी भी अस्पताल के अंदर जिंदगी मौत की जो जंग है वो लड़ रहा है। मगर जिस तरीके से बात करें, कहीं ना कहीं पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं रह गया। यहाँ तक कि जो कह सकते हैं काकू नाम का जो व्यक्ति है, जिसके नाम के बताया गया कि छोटे भाई के द्वारा कि वो काकू नाम का व्यक्ति है और वो कहीं ना कहीं बदमाशी दिखाता है, यानी कि गुंडागर्दी दिखाता है और लगातार पुलिस के लिए भी यही कहता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर जिस तरीके से ये पूरी घटना को, वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे कहीं ना कहीं यही साबित होता है कि दिल्ली पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं है और लगातार कहीं ना कहीं जो बदमाश है या फिर कहें जो कह सकते हैं आवारा टाइप के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं और यहाँ तक कि पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं है। जिस तरीके से बात करें, ये बिंदापुर की घटना है सारी, और बिंदापुर इलाके के अंदर जिस तरीके से लोगों का अंदर ये काकू नाम का जो व्यक्ति है, इसका बिल्कुल खौफ है और कहीं ना कहीं आसपास के लोगों ने भी यही जानकारी दी है। काकू नाम का जो व्यक्ति है बिल्कुल बदमाशी दिखाता है और यहाँ तक कि पुलिस इससे कुछ भी नहीं कर पाती है। मगर जिस तरीके से डीसीपी की बात करें और डीसीपी संतोष के द्वारा
टीम बनाई गई थी जैसे ही इसके घटना की जानकारी मिली, क्योंकि इन व्यक्तियों को अस्पताल तक कौन लेके गया इसकी जानकारी नहीं है, मगर अस्पताल विभाग की तरफ से ही पुलिस को जानकारी दी गई थी कि 2 व्यक्तियों को यहाँ पर लेके आया गया है, जिसकी एक जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो जब तक बड़ा भाई था उसकी मौत हो चुकी थी और दूसरा भाई कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी थी उसकी भी, मगर कहीं ना कहीं वो थोड़ा होश में था, इसीलिए उसने अपना बयान जरूर दिया मगर पुलिस को, मगर जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और कहीं ना कहीं पुलिस जो कार्रवाई करती नजर आई और यहाँ तक कि जो 3 आरोपी हैं उनको अरेस्ट भी किया गया है, मगर देखना होगा अभी और साथी है जो इनके उनको भी अरेस्ट करना है और कहीं ना कहीं पुलिस अपनी कार्रवाई करती नजर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं पुलिस को बिल्कुल समझना होगा जो पुलिस का जो नाम का जो खौफ है बदमाशों के अंदर वो नहीं है बिल्कुल भी, और कहीं ना कहीं उस खौफ को दोबारा से बनाने के लिए या फिर पुलिस का जो डर बनाने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस को काफी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं सब बिल्कुल साफ होता है कि बदमाशों के जो हौसले हैं बिल्कुल बुलंद हो चुके हैं और लगातार पुलिस का डर बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है। जी राजीव, जिस तरह से इस काकू ने कहा कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और आप भी बता रहे हैं कि स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि तमाम ऐसी वारदातें पहले भी होती रही हैं और पहले भी गुंडागर्दी साफ तौर पर देखी जा रही है, तो क्या पहले पुलिस के पास कंप्लेंट नहीं की गई, और अगर की गई तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की जो वो इस तरीके की और हरकतें कर रहा है, तो अगर अब भी गिरफ्तार कर लिया गया तो आगे पुलिस उसके ऊपर क्या कार्रवाई करने वाली है? पहले भी उस तरीके के मामले दर्ज है क्या उस पर? देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से अभी जो स्थानीय लोगों से जानकारी मिल पा रही है वो यही मिल पाई कि जो काकू नाम का व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं पुलिस से बिल्कुल नहीं डरता और पुलिस उसको अरेस्ट भी नहीं करती है, क्योंकि छोटा मोटी जो कंप्लेंट दी जाती है थाने के अंदर वो लिखी नहीं जाती है और काकू को अरेस्ट नहीं किया जाता, और कहीं ना कहीं शायद जो स्थानीय पुलिस है यानी कि उसकी कहीं ना कहीं काकू नाम के व्यक्ति से शायद कोई ना कोई साइटिंग जरूर होगी या फिर कहें कोई तालमेल होगा जिसकी वजह से उसको अरेस्ट नहीं किया जाता, मगर जो उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट करने जाता है तो उल्टा काकू ही उन व्यक्तियों को जाके धमकाता है और डराता है और कहीं ना कहीं केस जो है वो वापस लेने की कोशिश करता है, मगर जिस तरीके से लगातार स्थानीय लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि काकू नाम का व्यक्ति है जो पुलिस से बिल्कुल भी नहीं डरता है, और यहाँ तक कि जो इस घटना को अंजाम दिया गया है उसके बाद भी कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि काकू बिल्कुल नहीं डरता पुलिस से और पुलिस कहीं ना कहीं इसको अरेस्ट नहीं करती है, मगर जैसे ही डीसीपी के सामने मामला आया और कहीं ना कहीं उन्होंने कार्रवाई करी और कहीं ना कहीं टीम बनाई गई, तो कहीं ना कहीं ये जरूर स्पष्ट है लोकल जो पुलिस है यानी कि जो स्थानीय पुलिस है वो कहीं ना कहीं बड़े प्रेशर के आगे आकर इसको अरेस्ट किया गया है, अगर छोटी मोटी कंप्लेंट होती तो शायद इसको अरेस्ट नहीं किया जाता। जी शुक्रिया राजीव ज्यादा जानकारी देने के लिए। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर किसकी शय से अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल राजधानी लाइव स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें ANB न्यूज। नमस्कार।